दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी का नया अपडेट जीएसटीआर 1A के बारे में। जीएसटी का ये न्यू रिटर्न है जीएसटीआर 1A। दोस्तों अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, अभी इसकी बात चल रही है और ये इंट्रोड्यूस हो सकता है बहुत जल्दी, आपको देखने को मिल सकता है जीएसटीआर 1A। दोस्तों ये क्या है, कब आएगा और कैसे काम करेगा, ये तीन क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके जवाब मिलना ज्यादा जरूरी है। तो देखिए आज की वीडियो में सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज, ये है क्या। तो देखिए ये जीएसटीआर 1 से मिलता जुलता एक फॉर्म है। जीएसटीआर 1 जो आप फाइल करते हैं उससे मिलता जुलता ही एक फॉर्म है। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें आप अमेंडमेंट्स कर पाएंगे। वैसे अमेंडमेंट्स आप जीएसटीआर 1 में अभी भी कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको अभी इंतजार करना पड़ता है नेक्स्ट मंथ का। जैसे अगर आप मई मंथ का अगर जीएसटीआर 1 आप फाइल कर चुके हैं तो आपको अगर कोई इसमें गलती हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए आपको जून मंथ का इंतजार करना होगा, यानी कि जून मंथ का जो जीएसटीआर बन जाएगा यानी कि जुलाई में, तो तो आपको उस पीरियड का यहाँ पर इंतजार करना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जीएसटीआर 1 ए ये जो फॉर्म है ये आपको सेम मंथ में अमेंडमेंट करके देगा। सेम मंथ में यहाँ पर जो अमेंडमेंट ये करके आपको देगा, ताकि सामने वाली पार्टी के पास, ताकि आपकी जो परचेस पार्टी है उसको उसका इनपुट या जो भी उसका एडजस्टमेंट होना है तो वो सेम मंथ में वो भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपकी अमेंडमेंट के लिए कि सेम मंथ में आप इसका अमेंडमेंट कर पाएंगे। ऑटोमेटिक लायबिलिटी का एडजस्टमेंट भी होगा। अब यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि जीएसटीआर 1 आपने फाइल कर दिया तो जीएसटीआर 1 की जो वैल्यू है वो वैल्यू सामने वाली पार्टी के 2A और 2B में शो हो जाती है। तो जिसके बेस पर सामने वाली पार्टी अपनी जो वो जीएसटीआर 3B को अपने को फाइल करती है, उसमें अगर आईटीसी लेनी होती है तो वो उस बिल की आईटीसी लेके उसको अपने जीएसटीआर 3B को फाइल कर देती है। लेकिन यहाँ पर अब बात समझने की ये है कि ये जो जीएसटीआर 1 है तो वो तो ऑटोमेटिक 2A में चला जाता है। क्या जीएसटीआर 1A ये जो फॉर्म है इसकी वैल्यू भी जीएसटीआर 2B और 2A में सामने वाली पार्टी के में ऑटोमेटिक अपडेट होगी? तो यस, इसका आंसर है यस, कि ये वैल्यू ऑटोमेटिक लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी। इसका दो तरीके से यहाँ पर इफेक्ट आता है। एक तो आपके जीएसटीआर 3B में भी आता है जो कि ऑटो पॉपुलेट होके आता है डेटा, वहां पर भी आपका रिफ्लेक्ट करेगा और सामने वाली पार्टी के 2A और 2B में भी ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। सेल सर्विस का जो भी आपका इनवॉइस है उसको आप ऐड कर सकते हो। कोई अगर बिल आपका रह गया डालने से तो उसको आप ऐड कर सकते हैं उसी मंथ में। रिमूव कर सकते हो कोई बिल अगर गलत अपलोड हो गया है तो वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अगर कोई वैल्यू किसी की गलत हो गई है तो। डेबिट क्रेडिट नोट के केस में भी ऐसा ही आप कर सकते हैं। मैंने बता दिया फ्लेक्सिबल फॉर अमेंडमेंट, ऑटोमेटिक लायबिलिटी एडजस्टमेंट यहाँ पर हो सकती है। अब देखिए इसका ड्यू डेट, मेन पॉइंट आता है इसका ड्यू डेट का। ड्यू डेट क्या इसकी रहने वाली है, तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि जीएसटीआर 1A, तो इसको किसके लिए लाया जा रहा है, अमेंडमेंट के लिए। तो अमेंडमेंट कब होगी, जीएसटीआर 1 फाइल होने के बाद। जब आप जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हो तो उसके बाद इसकी जो अभी तक हमारा मानना है और जो सोर्स से पता चला है, जीएसटीआर 1 की जो डेट होगी फाइल होने की, उसके बाद ये फॉर्म एप्लीकेबल हुआ करेगा। और एप्लीकेबल होने के बाद ये जीएसटीआर 3B जो अपना जीएसटीआर 3B है, तो जीएसटीआर 3B के फाइल होने से पहले, क्योंकि जीएसटीआर 3B के फाइल होने से पहले क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जीएसटीआर 3B में तो आप अपना पेमेंट करा देंगे। जीएसटीआर 3B में आप लायबिलिटी को एडजस्ट करके, लायबिलिटी और आईटीसी को एडजस्ट करके पेमेंट करा देंगे, तो उसके बाद इसकी वर्थ क्या रहेगी। तो इसकी वर्थ अगर देखनी है, जाननी है, तो उसके लिए यहाँ पर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B इन दोनों के बीच का जो पीरियड रहेगा, तो उस पीरियड में ही इसको एप्लीकेबल किया जाएगा। यानी कि जीएसटीआर 1 फाइल होने के बाद ही एप्लीकेबल हुआ करेगा और जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से पहले तक ये रहा करेगा। या जो भी है, हो सकता है इसमें जो डेट का क्राइटेरिया यहाँ पर गवर्नमेंट डाल दे, 20 तारीख डाल दे, 18 तारीख डाल दे, 2-3 दिन के लिए ही ये फॉर्म जो वो एक्टिवेट हो, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए भी कुछ कहना मुश्किल होगा। अब यहाँ पर पॉइंट आता है निकल के, ये स्टार्ट कब से होना है, कब से होने वाला है। तो देखिए जीएसटी काउंसिल की जो 53rd मीटिंग है, वो यहाँ पर जो 22 जून 2024 को होने वाली है, यानी कि अपकमिंग सैटरडे को यहाँ पर ये मीटिंग जो वो होने वाली है। तो उसमें हो सकता है इस फॉर्म को डिक्लेयर कर दिया जाए। इसके बाद इसका एक नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन में इसकी इफेक्टिव डेट यहाँ पर जो वो लिखी होगी, तो उस डेट से इफेक्टिव होगा और ये पोर्टल पे भी ऑटोमेटिक आपको शो होने लग जाएगा। अभी तक जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, सब समझा, तो उसके लिए यहाँ पर मुझे कुछ डिसएडवांटेज इसके दिखाई दिए। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको
समझाता हूँ कि मान लीजिए मिस्टर ए है और उन्होंने अपना जीएसटीआर 1 10 तारीख को फाइल कर दिया। 10 तारीख को उन्होंने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया और उन्होंने अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल किया 23rd को यानी कि 3 दिन के बाद यहाँ पर इन्होंने अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल किया। लेट फीस के साथ फाइल करते हैं, सबको पता है कि लेट फीस उस मंथ नहीं लगती है, अगले महीने के जीएसटीआर 3 में जाके वो लेट फीस लगती है। तो उन्होंने 23rd को अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो परचेस पार्टी है, जिन्होंने उससे बिल लिया था, जिन्होंने उससे परचेस किया था, तो उन्होंने अपना जीएसटीआर 3 भी यहाँ पर 20th को फाइल कर दिया। उन्होंने अपना जीएसटीआर 3 भी 20th को फाइल कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो जीएसटीआर 1 यहाँ पर जो जीएसटीआर 1 ए है, अगर यहाँ पर डेट का अगर कोई क्राइटेरिया नहीं आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर निकल के आ रहा है, मेरे लिए समझने की कोशिश कीजिएगा। जीएसटीआर 1 ए इन्होंने मान लीजिए कि 21st को इन्होंने जीएसटीआर 1 ए में अमेंडमेंट कर दी और उनके बिलों में जो मिस्टर बी, मान लीजिए कि मिस्टर बी ने यहाँ पर जो परचेज किया था इनसे, तो मिस्टर बी के यहाँ पर जो बिल है उनमें इन्होंने 21st को यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट कर दी, लेकिन उसका ये आईटीसी को एडजस्ट कर चुके हैं। यहाँ पर ये उसकी आईटीसी को अपनी लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट कर चुके हैं 20th को, मतलब 20 तारीख को यहाँ पर ये एडजस्ट कर चुके हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर जो ये फॉर्म जब एप्लीकेबल होगा तो, या जब यहाँ पर ये डिक्लेयर होगा, तो हो सकता है इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो क्लियर कर दिए जाएं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो निकल के आ रहा है एचएसएन समरी को लेकर, देखिए यहाँ पर एक आपको मैं फॉर्म दिखाना चाहूंगा। तो हो सकता है जीएसटीआर 1 का ये प्रारूप यहाँ पर जो मुझे मिला है, तो ये हो सकता है कि ये प्रारूप जीएसटीआर 1 का यहाँ पर हो। तो देखिए यहाँ पर टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज की यहाँ पर जो बात की जा रही है, इसमें इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल अमाउंट, रेट अमाउंट, ये प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर देखिए जीरो रेटेड भी दिया गया है और यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद ये फॉर्म को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए ये फॉर्म में आपने ये तो दे दिया कि आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, बिल को ऐड कर सकते हो, लेकिन एचएसएन समरी का क्या? एचएसएन समरी का क्या, जो आपने जीएसटीआर 1 में जब पहले आपने एचएसएन समरी को दिखाया, वो अगर आपकी पहले जीएसटीआर 1 के हिसाब से सही है, लेकिन अब आप जीएसटीआर 1 कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, तो उसके साथ एचएसएन समरी भी बदल जाएगी। तो एचएसएन समरी का, क्योंकि एचएसएन समरी दोस्तों आपको याद होगा कि जीएसटीआर 9 में एचएसएन समरी का जो मेजर रोल यहाँ पर जो प्ले होता है, तो यहाँ पर एचएसएन समरी भी आपको डालनी होती है। तो यहाँ पर अगर जीएसटीआर 1 ए अगर आप फाइल करते हैं और उसमें एचएसएन समरी का कॉलम नहीं दिया जाएगा, तो एचएसएन समरी आप अमेंड कब कर पाएंगे? तो आई थिंक जो मेरा मानना है, एचएसएन समरी को आप नेक्स्ट मंथ आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पर आप इसको एडजस्टमेंट यहाँ पर दे पाएं इसका। और ऐसा ही शायद डॉक्यूमेंट समरी के साथ भी हो सकता है। अगर ये जीएसटीआर 1 ए के फॉर्म में डॉक्यूमेंट समरी और एचएसएन समरी नहीं दी गई, तो हो सकता है इनका एडजस्टमेंट आप अगले महीने के जीएसटीआर 1 के साथ कर पाएं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।